हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या कर चुके हैं, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक जो कि यूनिट 2 चल रही है उसमें केवीएल केसीएल के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। इस यूनिट में या इस लेक्चर में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर आगे की चीजें पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक्स है इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस, इक्विवेलेंट आरएलसी सर्किट, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान दिखते हैं, बट एग्जामिनेशन में हम लोग ट्रिक्स भूल जाते हैं। जो छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज या ट्रिक्स समझी हम लोगों ने वो भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, कुछ चीजें यहाँ पे समझाने वाली इस तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको देखते से ही कर देंगे, बट यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस में पढ़ा रखा है कि जब भी कभी वोल्टेज प्लस माइनस V1 और प्लस माइनस V2 इस तरीके से कनेक्ट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक ही वोल्टेज सोर्स देके V1 प्लस V2 बोल सकते हैं। ठीक है। और कई बार अगर पोलरिटी सपोज करिए प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस रहेगी तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका साइन फॉलो होगा। लेटेस्ट सपोज V1 बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा उसका साइन फॉलो होगा और V1 माइनस V2 हो जाएगा। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने करंट सोर्स में भी पढ़ी है। ठीक है। करंट सोर्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारा I1 है कुछ इस तरीके से और ये I2 है। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बहुत काम की, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे प्रॉपर्टी काम आ जाती है। डायरेक्शन दोनों का एरो ऊपर की साइड है तो I1 प्लस I2। ठीक है। और अगर अपोजिट एरो है तो जो भी बड़ा रहेगा माइनस छोटा वाला I1 माइनस I2, जो भी बड़ा रहेगा उसके हिसाब से चीजें चलेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज सोर्सेस की होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अब देखिए, यहां पर I1 I2 और ये वोल्टेज V फाइंड आउट करना है हमें, और इन दोनों का पोलरिटी देखिए, प्लस से क्या कनेक्ट है, प्लस। तो जब प्लस से या प्लस या माइनस से माइनस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी है और दोनों की वैल्यू क्या है, 8 वोल्ट है। 8 माइनस 8 0। और वोल्टेज 0 होता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, है ना, पहले लेक्चर में पढ़ाया शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब है कि मैं यहां से इन चीजों को हटा देता हूं। ये सर्किट एक बार और अगर मैं ड्रॉ करूं, है ना, मैं कॉपी कर देता हूं, हमारे पास फैसिलिटी है पूरी की पूरी, इस क्वेश्चन को नहीं डिस्टर्ब करूंगा। एक कॉपी फिर से कर देता हूं मैं। ठीक है, ये कॉपी कर दिया मैंने, और यहां पर ये दोनों क्या है, हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ये हो गए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट सर्किट हो गया तो सब कुछ तहस नहस हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपके सामने शॉर्ट सर्किट है और ये है ग्राउंड टर्मिनल। एक पूरे नेटवर्क में एक ग्राउंड टर्मिनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, और ये भी 0 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है। याद है आपको जब मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था नेटवर्क में, तब आपको दो चीजें बताई थी मैंने कि देखिए, आपके सामने अगर इस तरीके से कोई वैल्यू गिवन है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का और प्लस 5 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट अगर इस तरीके से गिवन है, तो बताइए I1 कितना होगा। और इस तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं, प्लस 5 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट, और यहां पे बताइए I2 क्या होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए थे, है ना, इस तरह का डिस्कशन याद होगा ये। तो जब भी देखिए क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दोनों पोटेंशियल बराबर हो और बीच में फंडामेंटल एलिमेंट भी हो, तब हम क्या बोलेंगे, करंट 0 एम्पेयर बोलेंगे। बट जब भी दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर है, दोनों तरफ वोल्टेज बराबर है और बीच में कोई भी फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है, उस टाइम पर करंट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो करंट 0 हो रहा है ये किसको देखते हो रहा है, किसको देखते हुए हो रहा है, I1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 ओम। तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, 0 हो गया। बट यहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ब्रांच है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वजह से ओम्स लॉ अलाउ नहीं होता है। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि यहां पर शॉर्ट सर्किट ब्रांच में करंट फ्लो होता है, कोई भी वैल्यू का हो सकता है वो, बट 0 नहीं रहेगा, इतनी गारंटी है। और यहां पर जब भी दो पोटेंशियल बराबर और फंडामेंटल एलिमेंट लगा, इसमें गारंटीड करंट 0 होगा। सिमिलर क्वेश्चन ये है, यहां पर देखिए दो ब्रांचेस है, सिमिलरली 0 वोल्ट है और यहां पे करंट निकालना है, और 0 वोल्ट है, यहां करंट निकालना है, तो गारंटीड हम क्या बोल सकते हैं कि यहां तो 0 एम्पेयर होगा।
यहां तो क्या होगा 0 एम्पेयर होगा। तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इधर से 2 एम्पेयर आ रहा है, इधर से 2 एम्पेयर आ रहा है, इधर 0 एम्पेयर जा रहा है, तो केसीएल अगर इस पॉइंट पे लगा देंगे तो केसीएल कितना हो जाएगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो I1 कितना हो जाएगा -2 एम्पेयर। तो इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा -2 एम्पेयर का। इसका मतलब है कि अगर मैं डायरेक्शन सही कर दूं तो इस तरीके से 2 एम्पेयर होगा, बट हमें क्या पूछा है, ये डायरेक्शन पहले से क्वेश्चन में गिवन है, हमें नहीं बदलना है अपने मन से। तो इसको I1 जो डायरेक्शन गिवन है उसके हिसाब से, उसके नोटेशन के हिसाब से हमें आंसर क्या लगाना है, -2 एम्पेयर लगाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि उल्टा फ्लो होगा, बट हमें कराना नहीं है, हमें आंसर लगाना है ना। तो जो नोटेशन एग्जामिनर ने दिया है उसके हिसाब से हमें आंसर लगाना है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पेयर, I2 की वैल्यू 0 एम्पेयर। अब ये वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल घूम जाइए, केवीएल कोई सी ब्रांच में घूम सकते हैं, चाहे इधर, चलो इधर ही घूम जाते हैं। तो कितना हो जाएगा +4 नॉट +4 +V, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब है -4 = 0। तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पूरी ब्रांच में क्या हुआ, इस पूरी ब्रांच में ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में कैंसिल होके ओवरऑल स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है वो क्या है 0 वोल्ट है। और 0 वोल्ट क्योंकि यहां पे भी 0 वोल्ट है और यहां पर भी 0 वोल्ट है। तो जो नोड के ऊपर का जो वोल्टेज होता है वो किसको, वो कौन सा वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी स्ट्रिंग का वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज सिखा रहा हूं, जो भी नोड का वोल्टेज होता है वो पूरी स्ट्रिंग का वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। अब उसके अंदर 1 4 5 10 सपोज करिए 10 एलिमेंट कनेक्टेड है और यहां का नोडल वोल्टेज 0, इसका मतलब वो जितने भी आपके 10 एलिमेंट है उनका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा मकसद नहीं था, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखा, ये वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज वगैरह ये भी सीखी हम लोगों ने। ठीक है, तो ये बहुत काम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो अब पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, जो कि आपने 12th क्लास 11th क्लास सब जगह जानते हैं, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको करना है। 2 आपको दे रखे हैं पार्ट, दोनों अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन है। फाइंड आर इक्विवेलेंट, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, बट मैंने क्वेश्चन नंबर 12 ही बोल दिया दोनों को मिला के, है ना। अब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं दी है, चलिए कुछ भी मान लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे, चलो वैल्यू दे देता हूं मैं। तो चलिए मैंने वैल्यू लिख दी है ना, वैल्यू के साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन भी देखना, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे हम लोग, तो देखिए किस तरीके से निकाल रहे हैं। सपोज करो करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, और उसके बाद इसे लीस्ट रजिस्टिव पाथ नजर आ रहा है जो कि ये रहेगा। तो पूरा का पूरा करंट यहां से चले जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग, इस वाली ब्रांच को बोल देंगे शॉर्ट सर्किट ब्रांच। क्या बोल देंगे इसको? शॉर्ट सर्किट ब्रांच बोल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 ओम होता है। बाकी इन दोनों में इन दोनों ब्रांचेस में क्या होगा? आपका करंट नहीं जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा करंट कहां से चलेगा? शॉर्ट सर्किट पाथ से चले जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 0 ओम रहेगा। जिस ब्रांच में करंट नहीं पास होता है, जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है, उसको आर इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रहेगा, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जिस बॉडी के जिस पार्ट में ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो वो बॉडी का जो वो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सड़ने लगेगा। इसका मतलब वो आपके एक्टिव बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको कट भी कर देंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल इसलिए देते ताकि याद रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी बताता हूं ये वाले में। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर यहां से हमने करंट फ्लो कराया, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस नजर आ रही, तो जाएगा करंट। अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट नजर आ रहा है, शॉर्ट सर्किट ब्रांच नजर आ रही है, तो उसमें चले जाएगा, उसमें जाने के बाद फिर डिवाइड होगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शॉर्ट सर्किट ब्रांच किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। तो यहां पर जो ब्रांच नजर आ रही है वो शॉर्ट सर्किट ब्रांच नहीं है, इसको बोलते हैं डमी वायर। क्या बोलते हैं इसको? डमी वायर। डमी वायर, क्या बोलते हैं इसको? डमी वायर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किसको शॉर्ट सर्किट ब्रांच बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। जो लाइन शॉर्ट सर्किट आप समझ रहे हो वो शॉर्ट सर्किट तभी होगी, वो जिस लाइन को आप शॉर्ट सर्किट बोल रहे हो, शॉर्ट सर्किट ब्रांच बोल रहे हो, वो शॉर्ट सर्किट ब्रांच तभी होगी जब वो किसी अदर ब्रांच के एग्जैक्टली पैरेलल हो। क्या हो वो लाइन? किसी अदर ब्रांच के एग्जैक्टली पैरेलल हो। तो इसका मतलब है कि देखिए ये लाइन जो है वो
ये वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच के एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल है। बट ये वाली लाइन देखिए एग्जैक्टली पैरेलल है क्या, 4 और 1 ओम ये दोनों क्या सीरीज में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगा, है ना, दोनों में क्या होगा, डिफरेंट करंट फ्लो होगा। इस वजह से इस लाइन के पैरेलल में कोई भी ब्रांच नहीं है। देखिए कोई भी ब्रांच है क्या पैरेलल में, नहीं है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, डमी वायर बोलेंगे, और इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट ब्रांच बोलेंगे। समझ में आया? 2 तरीके हैं पहचानने के, या तो करंट फ्लो करा के देख लो, या फिर आप ये देखिए कि कोई भी लाइन, अगर कोई भी जो आपकी लाइन जिसको आप शॉर्ट सर्किट समझ रहे हो, वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, अदर ब्रांच के पैरेलल होना चाहिए, तभी वो शॉर्ट सर्किट है। चलिए अब दोनों में क्या फर्क है, इसको शॉर्ट सर्किट को तो हैंडल करना हम सीख गए कि वो सारा करंट वहां से पास करवा दो, बट यहां पे अगर शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो इसको कैसे, नॉट शॉर्ट सर्किट, ये डमी वायर को कैसे डील करना है वो बता देता हूं। अब डमी वायर जब भी आ जाए तो ये दोनों पोटेंशियल जो है ए और ए, ये दोनों पोटेंशियल एक ही है, इन दोनों पोटेंशियल को क्लब करके लिख सकते हैं, दोनों को एक ही पॉइंट मान के लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया, और ये क्लब किया हम लोगों ने, क्लब करके ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये दोनों पॉइंट को क्लब करके एक पॉइंट बना देना है, एक पॉइंट बना देना है। तो अब आपको काफी आसानी हो रही होगी कि ये 4 है, ये 1 ओम है, और ये कितना है 2 ओम, और ये 2 ओम। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, देन सीरीज, इतना तो कर लोगे। 4 और ये दोनों को पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल है तो आधा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 ओम। फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5 + 1, 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 5। तो ये रहा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मजा आया? तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि डमी वायर और शॉर्ट सर्किट ब्रांच को कैसे पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फाइंड आरएबी, क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड आरएबी दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के साइड में कर देंगे, इस ए को उठा के इधर, बी को उधर उठा के, और ये वाली ब्रांच को हम यहां पे मान लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला आप कैसे बन जाएगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और फिर इस पर रीड्रॉ करता हूं, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड है तो फायदा उठाते हैं। चलिए ये मैंने ले लिया ताकि आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस आपका सही रहे, इस वजह से मैं कर रहा हूं। अब मैं इनको क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो ये ब्रांच उठा के मैंने यहाँ पे कर दी और ए और बी को इस साइड में कर दिया, ए इधर और बी इधर, ठीक है। देखने का नजरिया बदल जाएगा, इस वाली ब्रांच को उठा के अंदर और ये दोनों बाहर कर दिया मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डमी वायर है या शॉर्ट सर्किट वायर है, क्या समझेंगे इसको। मैंने क्या समझाया कि शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन क्या है कि जो लाइन है जिसको आप समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल हुई किसी अदर ब्रांच के, तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। बट है क्या एग्जैक्टली पैरेलल, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, डमी वायर है। और डमी वायर इसका मतलब दोनों को क्लब कर देंगे, दोनों को क्लब कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से क्लब आप कर दिए। एक काम करते हैं, इसको और थोड़े से सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये क्लब करके ये एक पॉइंट बना दिया हमने, तो दूसरा पॉइंट फिर ये वाला, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों पोटेंशियल क्या कर दी मैंने, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक पॉइंट बना दिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक पॉइंट कर दिया मैंने, नजर आ रहा है। कुछ 3D में इस तरीके से जाएगा, 4 और 2 इधर की साइड में आ जाएगा, 4 2 और ये 1 और 2, तो ये दोनों का में पैरेलल, तो पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2, तो 4 दूना 8, 8/6, और ये जो हो जाएगा 2 और 3 तो 2 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका RAB हो जाएगा 2 ओम इज द आंसर, ठीक है। तो मजा आया। तो आपने सीखा कि R इक्विवेलेंट सॉल्व करते टाइम पे डमी वायर और शॉर्ट सर्किट में कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब आपको लग रहा हो सर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स गेट में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल सीखते गए और पता चले बेसिक्स
हमारे कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। और एग्जाम में आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन भी कई लोग 500 क्वेश्चन नेटवर्क के ऊपर लगा देते हैं और प्रेशर सिचुएशन में आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। लिटरली गेट में पूछे जाते हैं आर इक्विवेलेंट के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एल इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आर इक्विवेलेंट के ऊपर मिलेंगे। और जिस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करते हैं, वैसा के वैसा इंडक्टेंस और वैसा के वैसा इंपीडेंस के लिए कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है। कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में हम सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस में पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इतना सा अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड CAB है ना। तो इसका मतलब ये कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी 0.1 माइक्रोफेराड। तो प्लीज ध्यान से, कई बार कैपेसिटेंस का सिंबल यूज करके इंपीडेंस की वैल्यू गिवन होती है, तो आपको देखना है जे के फॉर्मेट में तो नहीं है, बिल्कुल कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में है, क्योंकि जे के फॉर्मेट में हुआ इसका मतलब वो क्या है, इंपीडेंस रहेगा। कैपेसिटेंस का सिंबल है और जे के फॉर्मेट में, इसका मतलब वो क्या रहता है आपका, वो क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। और इंपीडेंस जैसे ही होगा तो इसका मतलब सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस जैसे फॉलो करेंगे, बट अभी क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस में क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस जैसा फॉलो होगा। चलिए, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जब भी किसी सर्क्यूट में 5 एलिमेंट अवेलेबल है ना, 5 एलिमेंट अवेलेबल है, चाहे वो कैपेसिटेंस हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, तो 99% चांसेस होते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये गोल्डन रूल याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी 5 है, तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। और व्हीटस्टोन को चेक करने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज का मतलब है कि ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। और ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट रहेगा, और सी और ये है डी। जब भी आपको थोड़ा सा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नजर आए तो उसको रीअरेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये रूल होता है। अच्छा, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज अगर सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज ए, बी और सी और डी, कुछ इस तरह के ब्रिज टाइप में ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहां पर ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या है, ए और सी के बीच में 0.1 कैपेसिटेंस, सभी एक ही वैल्यू है तो मैं सी ले लेता हूं अभी, है ना। और सी और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस, ठीक है। और बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, रीअरेंज करना सीख गए हम लोग। और ए और डी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। और एक कैपेसिटेंस आपका डी और सी के बीच में है क्या, डी और सी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, बिल्कुल जी हाँ, कैपेसिटेंस है। और ए और बी के बीच में हमें पूछा है, समझ में आया। तो अब आप देखिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अपोजिट साइड, ये भी सी ये भी सी ये भी सी, अपोजिट साइड की जो ब्रांचेस के पैरामीटर उनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये सी इंटू सी और सी इंटू सी, तो अगर वो सेम है तो इसका मतलब है व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि जो उसकी ब्रांच शंट ब्रांच है वहां जीरो डिफ्लेक्शन शो होता है। गैल्वेनोमीटर होता है तो उसमें करंट का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो होता है, नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, 0 एम्पेयर, मतलब 0 एम्पेयर। इसका मतलब उसको काउंट करना ही नहीं है इक्विवेलेंट में, और उसको हटा देते हैं। उसको हटा देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, इसको पूरे को हटा देते हैं और हटा देंगे तो उसके बाद आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सी और सी दोनों कायम हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो 2C मत कर देना, कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है। कैपेसिटेंस में ये हो जाएगा C/2 है ना, ये दोनों, क्योंकि ये 0 एम्पेयर, इसको हटा देंगे, है ना। अभी मैं हटा नहीं रहा हूं ताकि पीडीएफ में नहीं तो हटा हुआ नजर आएगा। तो C+C नहीं करना है, C/2 है ना। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में चलता है, कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है। अब क्रैश कोर्स में इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ये भी हो गया C/2। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर है बराबर तो डायरेक्टली ऐड होंगे, तो C/2 ऐड हो जाएंगे तो A और B, CAB जो होगा, CAB वो कहलाएगा C मतलब हमारे इसके हिसाब से 0.1 माइक्रोफेराड। तो इज द आंसर। तो CAB कितना हो गया, 0.1 माइक्रोफेराड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन में से मैंने 2 कैपेसिटर हटा दिए, तो अब आपको लगेगा कि अब तो सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं, 5 थे, तो फिर भी इसको रीअरेंज करने की कोशिश करिए, क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ए है और ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, ए पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। नॉट शॉर्ट सर्किट नहीं बोलूंगा, मतलब बोलने में शॉर्ट सर्किट, बट कई बार वो डमी वायर भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट, ये बी, और ये पॉइंट भी आपका बी पॉइंट, क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 2 ही पॉइंट है, ए और बी।
तो ए और बी के अंदर ही पूरा का पूरा समा जाएगा ये। तो ए और बी, ए बी, बी ए बी, तो सभी तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है वो ए और बी के बीच में ही लाई कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है, तीनों आप एक दूसरे के पैरेलल में, सेम वैल्यू है, सी 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 सेम वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा सी बाय 3। सी बाय 3 मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका होता है रीअरेंज करना। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आए तो उसको रीअरेंज करिए, जब भी 5 पैरामीटर 5 एलिमेंट नजर आए तो डायरेक्टली आप कोशिश करिए व्हीटस्टोन ब्रिज को कन्वर्ट करने की, क्योंकि 99% चांसेस होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा ही लगेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे के सारे जो कि एग्जाम में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कई सारे स्टूडेंट इसको स्टार डेल्टा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह का जो डेल्टा है वो बहुत ही फोकसफुली नजर आता है, तो कई लोग इसको स्टार डेल्टा के कन्वर्जन में करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना है। आपको सारे इंडक्टेंस दे रखे हैं और इंडक्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ए और बी मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं अगर नहीं आ रहा हो नजर, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। अब देखिए ये जो टर्मिनल है पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है सर्किट, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। लेट अस रीअरेंज। तो यहां पर इस टर्मिनल को ए और बी गिवन, इसको सी मान लेता हूं मैं, और इसको सी माना है तो ये भी सी रहेगा, ये भी सी रहेगा और ये भी सी रहेगा। ठीक है, मतलब ये टर्मिनल भी सी हो गया। और कोई दिख रहा है क्या नोड? बिल्कुल नहीं। तो मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क 3 नोड के बीच में ही है ना? तो इसका मतलब है कि यहां पर 3 नोड हम लोग बनाते हैं, यहां पर सिंपली 3 नोड, ए नोड, बी नोड और सी नोड बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते जाइएगा, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 2 हेनरी है। ठीक है, और ए और सी के बीच में फिर एक है 1 हेनरी का, इसका मतलब इसके पैरेलल में 1 हेनरी का एक और लगा देते हैं। सी और बी के बीच में और बी और सी के बीच में, ठीक है, अगेन क्या है, 2 हेनरी है ना। बेवकूफ बनाने के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, रीअरेंज कर देंगे तो आपस में पैरेलल दिख जाएंगे। और ए और बी दे रखा है हमें, तो ए और बी को थोड़ा सा नीचे की साइड में बना देते हैं। ए और बी के बीच में 1 हेनरी है ना। एक बार गिन सारे लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। 4 टर्मिनल होते तो व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी होती, बट 3 ही है ना। अब यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लोगे तो देखना आसान होता है, ए और बी। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल सॉल्व होकर अगेन सीरीज में, देन वापस इसके साथ में जो भी कॉम्बिनेशन आएगा 1 हेनरी के साथ में पैरेलल में। इतनी सी बात थी। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ पर ये दोनों आपके क्या होंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या बनेगा, 2 × 1, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है कि ये आपका बनेगा 2/3, 2/3 तो 4/3, और ये हो जाएगा 1 हेनरी। ठीक है, तो अब इन दोनों का पैरेलल जब सॉल्व करेंगे तो L इक्विवेलेंट 4/3 × 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 4/3 नजर आएगा, नीचे आएगा 3 तो 7/3, 3 से 3 कैंसल तो 4/7 इज द आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। था ना मजेदार? दिखने में बड़ा था बट छोटा था। आपको कोशिश करना है आर इक्विवेलेंट के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए तो रीअरेंज करना है, या फिर कहीं ना कहीं छोटा सा क्लू छुपा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, डिटरमाइन द इनपुट रेजिस्टेंस आर इन। इस तरह के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये इस तरह की जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, लंबी चौड़ी जो कैलकुलेशन है, ये कम देखने को मिलती है। बट इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो इतनी कैलकुलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि वैल्यू कम है, जिसमें कैलकुलेशन कम है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 1 ओम, फिर दो रेजिस्टेंस, फिर 3 रेजिस्टेंस, फिर 4, और ये कहां तक जाएगा, 10 स्टेजेस तक जाएगा। 10 स्टेजेस तक जाएगा। इसका मतलब हम लोग मान के चले कि अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस सेकेंड वाले का लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड अप टू कहां तक, 1/10 तक।
क्योंकि 10 स्टेजेस है। तो ये पूरा का पूरा आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके 4-5 तक तो हमें पता ही होते हैं कि 1 प्लस फिर इसको 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, 0.33, 0.25 इस तरीके के 0.5। तो इस तरीके की चीज़ें हमें वैसे भी पता होती है। 0.33, ठीक है, 0.25 इतना तो रटा रहता है, इतना 1/5 का 0.2, 1/6 का, इस तरीके से 5 तो मैंने यहीं पे कर दी है ना, बाकी 5 2 मिनट, क्योंकि कैलकुलेटर भी है आपके पास। तो आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर भी रहेगा, इस वजह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 तो मैंने ही लिख दिए। तो यहां पर आएगा 2.929 ओम आ जाएगा, और ये 1/R इक्विवेलेंट है, और इसको R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो इसको 1/2.929 करेंगे तो आंसर आएगा 0.3413 ओम आंसर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कई सारे लोग उसका एक पूरा एपीजीपी जैसा एक जनरलाइज फॉर्मूला याद करने की कराने की कोशिश करते हैं, बट मैं बोलूंगा आपको जो एईजेई की प्रिपरेशन करते हैं, जूनियर इंजीनियर या इस तरह की, तो उनको एक फॉर्मूला रटाया जाता है, बट आपको कोई रटने वाली चीज नहीं पूछी जाएगी, और आपको रटना भी नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा रट के जाएंगे तो भूलने का डर भी उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अभी मैं बार बार चिल्ला रहा था ना, आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस गेट में आते हैं। 2017 में 17 क्वेश्चन है लकीली, तो 2017 में इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस पूछा गया है, और यहां पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। अब देखिए यहां से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। अब आप सीरीज पैरेलल ढूंढने लगते हैं, तो ये तो आपके क्या हो गया, दोनों सीरीज में हो गए, तो 1 ओम काय में हो गए, सीरीज में हो गया। अब देखिए यहां पर आपको एक ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच को उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, और 6 वाली ब्रांच को उठा के यहां लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि ये एक ही पोटेंशियल पे कनेक्ट है पूरा का पूरा। तो इसका मतलब है मैंने क्या किया, यहां पर सिर्फ इस वाले में 1 ओम, 3 ओम, ठीक है, और 0.18 जो भी था ये उठा के मैंने यहां रख दिया, 6 ओम को उठा के यहां रख दिया, 2 ओम यहां पे बना हुआ है, और 6 ओम यहां पे बना हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसको पकड़ के यहां, और 3 ओम को पकड़ के यहां कर दिया मैंने, 3 ओम को पकड़ के यहां कर दिया। देन आपका ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम, ठीक है, ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये 0.8 हो गई बात बराबर। अब तो बड़ी आसानी से कर लोगे। 2 ओम यहाँ पे है, 6 और 3 इनका पैरेलल भी सॉल्व कर ही देते हैं। इनका पैरेलल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 3 तारी 9, 3 दूना 6, 2 ओम। तो 2 ओम 2 ओम, तो इसका मतलब है कि ये 2 ओम है ना, देखिएगा ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम पैरेलल बन के क्या होगा 1 ओम। 1 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, और सॉरी 2 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये पूरा का पूरा 3 ओम, और ये अगेन वापस से आपका देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 1 ओम 0.8, और ये हो जाएगा आपका 2 ओम, और ये मैंने क्या बताया 2 पैरेलल 1, 2 और 1 3 है ना, ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो 3 और 2 पैरेलल में, तो 3 दूना 6, 6 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब हो जाएगा ये 1.2, ठीक है, 1.2 हो जाएगा। तो अब देखिए बहुत आसान हो गया, ये हो गया 1.2, ये हो गया 0.8, 1.2 और ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो 3 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको देखो वैल्यू, क्योंकि 2016 के बाद से आपका फिजिकल कैल से अलाउ नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो जो भी वैल्यू इस तरीके से दी जाती है कि आप अगर सही डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज बहुत आसानी से सॉल्व होगी, है ना। देखिए यहाँ पे 0.8 कुछ इस तरीके से दिया है ताकि यहाँ पे पूरा ये वाला सॉल्व होके कितना है 1.2 है, तो इन दोनों को ऐड करना आसान रहे। 1.2 प्लस 2 0.8 तो कितना हो जाए 2 हो जाए, और 1 3, तो आसानी से कैलकुलेट हो सके। क्योंकि गेट में कभी भी आपको लेबोरियस वर्क नहीं किया जाएगा, आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे दिया आप करते रहो सॉल्व करते रहो। वो एकाध दुख का क्वेश्चन अगर डला ऐसा कि जिसमें लेबोरियस वर्क मांग की डिमांड है क्वेश्चन करने में, इसका मतलब वो क्वेश्चन हमें छोड़ना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि दे वांट एनालिटिकल पीपल, ठीक है, लेबोरियस पीपल नहीं चाहते वो। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
2015 का क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है, आपको 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप खुद समझदार हैं। देखिए रेजिस्टेंस गिनिए 1 2 3 4 5, जब भी 5 रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूं और इसको डी मान लेता हूं। अब रीअरेंज कर लीजिए, है ना, जिस तरीके से सिखाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा और ये करंट आपका कहाँ रहेगा, सी ए और बी। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और आपसे पूछा है ये करंट, तो पहले तो हम लोग ए और बी के बीच में जो बैटरी है वो कुछ इस तरीके से प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया। और ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 1, ठीक है। और सी बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में अगेन 1, और ए और डी के बीच में अगेन 1, और बी और डी के बीच में अगेन बी और डी के बीच में 1 ओम, और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में क्या है, ये 2 ओम है। और आई करंट भी यहीं पे है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मतलब 0 एम्पेयर। तो 0 एम्पेयर करंट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने बताया था ना 5 एलिमेंट हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स VS। VS से जब आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि ये असल में IS है, आपको नोटेशन नजर नहीं आ रहा होगा, ये IS है, ये VS है और ये V1 है। और V1 कौन सा है, ये आपका डिपेंडेंट सोर्सेस है ना, करंट सोर्स है, तो 4V1 की वैल्यू गिवन है ना। नहीं नजर आ रही है तो मैंने बड़ी करके लिख दी है, आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर आपको बोला है कि ये पोटेंशियल आपका कितना है, V1 है, ये पोटेंशियल V1 है। और आपसे पूछा है कि यहां से जब देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस क्या नजर आएगा। तो ये सोर्स, ये आपका क्या है, इनपुट इंपीडेंस, जो कि रेशो होगा VS और IS करंट का, VS और IS करंट। मतलब आपको VS और IS का अगर रेशो पता चल गया तो आप क्या पता कर सकते हैं, सो इनपुट इंपीडेंस पता कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो 4 और 2 कितना होगा, 6 और ये और ये और ये तीनों ब्रांच, ये ब्रांच और इन दोनों को जब सीरीज में ऐड कर दूंगा तो तीनों ब्रांच काय में है, पैरेलल में है। तो 3 ओम और इधर से 6 ओम, इन दोनों का पैरेलल लिखूंगा तो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 तारी 9, 3 दूना 6, तो 2 ओम हो जाएगा। तो ये सर्क्यूट मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक करंट है यहाँ पे, और इसको उठा के मैं इधर भी लिख सकता हूँ, पैरेलल में तो इंटरचेंज कर सकते हैं कहीं पर भी, ये ब्रांच को उठा के या ये ब्रांच को उठा के इधर कर देता हूँ। तो इसको और इसको पैरेलल में सॉल्व कर दिया मैंने, क्योंकि इन दोनों का सीरीज और इन दोनों का सीरीज होके फिर पैरेलल सॉल्व होके कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये कितना हो जाएगा, 4V1, और ये आपका रहेगा यहाँ से, ये वोल्टेज है आपका VS और ये है IS करंट, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ पे और गिवन है, प्लस माइनस V1। मैंने बताया था ना कि डिपेंडेंट सोर्सेस होता है उसका क्लू कहीं ना कहीं छिपा रहता है, तो यहाँ पे छुपा है आपका क्लू 2 ओम का, ठीक है। अब देखिए करंट कहाँ क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ से IS करंट आ रहा है, यहाँ से 4V1 करंट आ रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का KCL लगा दे तो कितना हो जाएगा, IS प्लस 4V1, ठीक है। और इस तरीके से आप KVL लिख दीजिए, KVL अगर पूरे में लिख देंगे आउटर वाले लूप में तो कितना हो जाएगा, VS माइनस V1, और यहाँ पे प्लस और माइनस, तो 2 × 2IS माइनस 4, 4 दूना 8V1 इक्वल टू 0, है ना, KVL लिखा है मैंने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा और यहाँ पे -2IS और ये हो जाएगा -9V1, तो ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो एक इक्वेशन बनी है, अब इस एक इक्वेशन में क्या है, आपको जो इक्वेशन चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, VS और IS के फॉर्मेट में चाहिए। तो VS IS है, बस V1 को एलिमिनेट करना है, और V1 को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास यहां एक रिलेशन बन सकता है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, V1, तो V1 इक्वल टू I × R, तो IS × 2, तो ये हो जाएगा आपका 2IS। तो जहां पर V1 है वहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ये हेल्प ले सकते हैं इसकी, 2IS, तो VS और ये 2IS, और ये हो जाएगा V1 की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, 2IS पुट कर दें, 9 दूना 18IS इक्वल टू 0। तो यहां पर 18 और 2 20, तो VS डिवाइडेड बाय IS कितना हो जाएगा,
20 ओम हो जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया है। यहां पर आपको रीअरेंज करना था, डिपेंडेंट सोर्सेज भी था, इनपुट इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट भी था, दो इक्वेशंस थी, उनको हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया वो भी था। तो जब भी आपको डिपेंडेंट सोर्सेस कहीं नजर आए तो जिस पे भी डिपेंडेंसी होगी उसके कहीं ना कहीं क्लू छुपा रहेगा और दूसरी इक्वेशन आपकी उसी क्लू से आएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, बार बार एग्जामिनेशन में आता ही है। तो आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है और अपनी सुरक्षा करना है एग्जामिनेशन में कि कहीं निगेटिव नहीं आ जाए, है ना। तो बिल्कुल जो आपने सीखा है उसको परफॉर्म करते हुए जाना है। सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जहां गलती होने के चांसेस है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। और कुछ क्वेश्चन गेट के इसलिए ले रहा हूं, है ना, ताकि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसका प्रूफ भी दे सकूं, हाँ ये वाली चीजें कहां किस तरीके से किस फॉर्मेट में आती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी अदर क्वेश्चंस के साथ।